किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स में जिस चीज़ की आज के समाज को आवश्यकता है उसमें पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत आपको समझ में तब आएगी जब पहले थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाए। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि इस तरह के जो समारोह होते हैं वहाँ पुरुष वर्ग तो अच्छी खासी संख्या में होता है, लेकिन महिलाएं अमूमन नज़र रहती हैं। और हकीकत ये है कि बच्चे की जो पहला शिक्षक है वो माँ होती है। अगर माँ शिक्षित नहीं है तो वो बच्चे को वही सिखाएगी जो परंपराओं के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार सिखाया जाता रहा है, और वही धार्मिक धारणाएं जिसमें आपको बच्चे को ढालते जाएंगे। 4 साल का, 3 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले वो माँ बोलता है और माँ से ही पिता, भाई, बहन बोलना सीखता है। उसका जीवन शुरू होता है और वो बच्चे का मन एक बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है। उस पर जो भी लिखा जाएगा वो उसके कहीं न कहीं चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में छपता हुआ चला जाता है। और फिर उन धारणाओं को तोड़ना वो चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल होती है, उनको तोड़ के आगे निकलना। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पहले ज़रूरी है कि माँ शिक्षित हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि बेटी पहले पढ़े। बेटा अगर अभी न पढ़े तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटी नहीं पढ़ेगी तो उसकी संतानें, आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो अनपढ़ रह जाएंगी। आप लोग कभी भी प्रेरणा लेने के लिए इतिहास में जो ऐसे प्रतिनिधि हुए हैं, ऐसी हस्तियां हुई हैं जिनका नाम आज इतिहास में है, और सिर्फ देश के इतिहास में नहीं, संसार के इतिहास में है, उनसे प्रेरणा लेने से नहीं कतराएं। कभी भी इतिहास को जाति के या समाज के पूर्वाग्रह से नहीं पढ़ें। अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास में आपको ये मिलेगा कि बाबर को हिंदुस्तान में बुलाने वाले और कोई नहीं, राणा सांगा ही थे। राणा सांगा जो राजस्थान के कुछ हिस्से पर जब राज कर रहे थे तो दौलत खान लोधी पंजाब का राज कर रहा था, इब्राहिम लोधी दिल्ली का राजा था, और दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने अपने अपने दूत भेजकर बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया कि आप इब्राहिम लोधी पर हमला कीजिए। तो अब आप देखिए, दौलत खान लोधी जो खुद एक मुस्लिम है, इब्राहिम लोधी खुद एक मुस्लिम है, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए एक मुसलमान राजा को ही बाबर को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में अगर आप इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजाओं का धर्म से उतना ही लेना देना है जितना जब तक उनका कार्य साधा जा सके। अगर उसके अलावा धर्म से राजाओं का न कोई लेना देना है न रहा है। इसी आधार पर आप अब जो नई व्यवस्था जिसमें हम जी रहे हैं, जनतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही में, इसी आधार पर आप अपने हर जनप्रतिनिधि को उसी कसौटी पे खड़ा कसिए, उससे सवाल पूछिए। सवाल पूछने की परंपरा तो हम जब तक नहीं पूछेंगे, नहीं इस परंपरा को तोड़ेंगे और सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे तो वो राजा बने रहेंगे, आप प्रजा बने रहेंगे। अगर जनतंत्र को वास्तव में जीना है, प्रजातंत्र को वास्तव में जीना है, तो प्रजातंत्र में प्रजा राजा है और प्रतिनिधि उसका सेवक है। लेकिन देखने में कुछ उल्टा ही नजर आता है। तो अपने प्रतिनिधियों से, चाहे वो पंच है, सरपंच है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सवाल पूछने से पीछे मत हटिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आपके समस्याओं का समाधान कभी नहीं होने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने लोगों ने ज्योतिराव फुले के बारे में या उनके जो साहित्य है उसको पढ़ा है, तो ज़्यादातर मैं पाता हूं कि कोई नहीं। और अफसोस और तक बढ़ जाता है कि जो समाज तथाकथित उनको अपना मानता है
वो भी उसके बारे में नहीं पढ़ते और उससे कही हुई बातों पे आज भी अमल नहीं करते। 1827 में एक बच्चे का जन्म होता है, नाम रखा जाता है ज्योतिराव फुले। 21 साल की उम्र में जब उसके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव होता है और वो भी उसके मित्र के द्वारा, और ये कहकर के एक शूद्र हमारे समारोह में कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकता है, तब उसको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचती है। वो अपने पिता से जाकर शिकायत करता है कि ऐसा क्या है कि मैं शूद्र हूँ और मेरा मित्र जो है वो ये कहता है कि उसकी सभा में उनके साथ में कंधे से कंधा बैठा के नहीं चल सकता, उनके साथ नहीं बैठ सकता। तो पता चलता है कि सब जो आडंबर हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब अशिक्षा की वजह से। तो 21 साल की उम्र में 1848 1 जनवरी को वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर एक बालिकाओं के लिए स्कूल खोलते हैं। अब बालिकाओं के लिए स्कूल खुल जाना, और वो भी 1848 में, तो तथाकथित अग्रणी समाज को कहाँ बर्दाश्त होता। उसके खिलाफ एक बीड़ा उठा लिया। पिताजी को शिकायत की गई। पिताजी ने कहा कि ज्योतिराव ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये अधर्म का काम है, क्योंकि वो भी एक उसी धर्म की परंपरा में चले आ रहे हैं। जब ज्योतिराव नहीं माना तो उसको साफ कह दिया गया कि या तो आप स्कूल ले लो, स्कूल चुन लो, या मेरा घर चुन लो। ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ दिया और स्कूल को चुन लिया, और उस स्कूल में बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया जो आपके तथाकथित शूद्र और ओबीसी समाज से आती हैं। और सबसे पहले शिक्षा दी उन्होंने लड़कियों को। जब आत्मसम्मान पर ठेस लगी तो 1973 में किताब लिखी जाती है गुलामगिरी। तो आपको किस तरह से विभाजित किया गया है। एक समाज जो अपने आप को हिंदू समाज कहता है, उसमें 6743 जातियां थी। और सुनकर ये और दुख हुआ कि एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र से एक मिस्टर पाटिल आए थे। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में तो गुर्जरों में ही 4 हिस्से बने हुए हैं। एक धड़ा अपने आप को 4 धड़ों में से सबसे ऊपर मानता है, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, चौथा उसके नीचे। तो कभी भी व्यवस्था को जानने के लिए, पहचानने के लिए, जब भी आपको उसका टेस्ट करना है, उसको परखना है, तो वो वैज्ञानिक चेतना और तर्क के आधारित होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को इसलिए मत मान लीजिए कि कोई यहाँ आके बड़ा आदमी आपको कुछ कह गया और आपने मान लिया। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैं कह रहा हूँ। हर चीज़ को मानने से पहले अपने साधारण विवेक का इस्तेमाल करें। सवाल पूछें कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो वो क्यों सही है, और अगर उस आप तर्क की कसौटी पर उसको कसते हैं, वैज्ञानिक चेतना के आधार पर आप उसको चुनौती देते हैं, और वो परंपरा अगर उसके बाहर उसका प्रहार नहीं ठहर पाती है, तो वो परंपरा खोखली है, ऐसे धर्म की मान्यता खोखली है, ऐसी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं तो ये चाह रहा था कि जो आज यहाँ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, वो आपको इतना बताएं कि उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की और कितने घंटे पूजा की। पत्थरों को पूजने से अच्छा है किताबों को पूजो। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा, किताबों को पूजोगे तो कॉलेज से निकलोगे, विश्वविद्यालयों से निकलोगे, मंदिरों से अब तक जो निकलते आए हैं साहब, आपने भी देखा था, हम भी देख रहे हैं। आशाराम बापू निकलते हैं, राम रहीम निकलते हैं, रामपाल निकलते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं निकलता, कोई इंजीनियर नहीं निकलता, कोई विद्वान प्रोफेसर नहीं निकलता, कोई साइंटिस्ट नहीं निकलता। तो शिक्षा वो चीज़ है जिसकी ज्योति ज्योतिराव फुले ने जलाई। तो ज्योतिराव फुले से मैं प्रेरणा लेता हूँ। कभी भी आप किसी भी पूर्वाग्रह से कि कोई एक किस तथाकथित समाज को प्रतिनिधित्व करता है या उसके ऊपर उन्होंने छाप लगा रखी है, तो आप उससे मत जाइए। अगर सोना आपको नाली में पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या आप छोड़ देंगे?
तो उस व्यक्ति के वो विचार हैं आज भी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कही हुई बातों पर शोध चल रहा है, शोध लोग बात कर रहे हैं। और अंग्रेज तक ये मानते हैं कि जो ज्योतिराव फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कही थी वो बहुत ज़्यादा समाज में, समाज को आगे लाने के लिए आवश्यक है। किसी भी समाज की प्रगति को अगर आप देखना है, कोई पैमाना देखना है कि कोई समाज कितना प्रगतिशील है, तो सिर्फ एक चीज़ देख लीजिए कि वो समाज की महिलाएं आज समाज में कितना आगे बढ़ी हैं, वो समाज उतना ही आगे बढ़ा हुआ होगा। आईएएस के रिजल्ट्स देखिए, जाट समाज जिनका के रिजर्वेशन तक नहीं है, इस बैच में उनके शायद 80 से ज़्यादा आईएएस चुने गए थे। तो हमारे समाज से ये आईएएस क्यों नहीं आते? आप सिर्फ धर्म में अटके रहते हैं, आप मंदिरों में अटके रहते हैं, आप मस्जिदों में अटके रहते हैं। आप जाति की बात मत कीजिए, जमात की बात मत, क्योंकि जितना आप बटे रहोगे तो उतने ही बट के आप पिटते रहोगे। कभी अनुसूचित जाति के नाम पे पिटोगे, कभी अनुसूचित जनजाति के नाम पे पिटोगे, कभी पिछड़ा वर्ग के नाम पे पिटोगे, कभी अति पिछड़ा वर्ग के नाम पे पिटोगे। जब तक आप एक साथ आगे नहीं बढ़ोगे, आपके समस्याओं का कभी भी कोई भी निराकरण नहीं कर पाएगा। आपको उस व्यवस्था को समझना है कि जब आप ओबीसी की 52% बताए गए हैं, वो भी 1931 की जनगणना के अनुसार, तो क्या आज 52% ही आपके आईएएस है क्या? क्या आपके 52% इस